हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम शुरू क्या छोटा सा एक्ट है, 37 सेक्शंस है, ओनली 37 सेक्शंस है। तो कवर पूरा एक ही वीडियो में करेंगे, सही है। तो ये जो है राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है, और जिस भी एग्ज़ाम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो किसके लिए है? सिर्फ प्री के लिए बनाई है, सही है। अभी प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस आएगा, मेंस की तैयारी भी साथ ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो यही देख लेते हैं केस लो जो है, वीडी बेनेट वर्सेस सविता बेनेट 2012 का केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्वेश्चन क्या था कि क्या 2005 से पहले अगर कोई ऑफेंस हुआ हो जो डीवी के अंडर आता हो, तो क्या इसके ऊपर भी ये डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यस, इसका इस सिचुएशन में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि 2005 से पहले भी अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो इसके पर्व्यू में आएंगे, इस एक्ट के पर्व्यू में आएंगे। अब अगेन जो हमें डेट याद रखिए, प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिले थे? 13 सितंबर 2005, राइट। और कौन से नंबर का एक्ट है? 43 नंबर का एक्ट है। ये चीज़ें होगी। अब है इसका प्रियम्बल क्या बोलता है। प्रियम्बल जो मेन चीज़ें हमें देखनी है कि राइट ऑफ वुमेन है और किससे प्रोटेक्ट करता है? वायलेंस से, ठीक है। ऑफ एनी काइंड अकरिंग विद इन द फैमिली, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ वुमेन का राइट है, यानी कि वुमेन के ऊपर ही डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या फिर कोई जजमेंट है या एक्ट में ऐसा लिखा है कि वुमेन के साथ साथ बच्चे भी इंक्लूड हो सकते हैं, है ना। और वुमेन में आएगा कौन, यानी कि वुमेन में वाइफ आएगी, ठीक है, या लिव इन पार्टनर आएगा, या फिर डॉटर भी आ सकती है, या डॉटर इन लॉ, ठीक है, कोई भी। तो क्या सिर्फ वाइफ के लिए है या ये सब भी इंक्लूड है, वो भी देखेंगे आगे। चलिए, अब फर्स्ट चैप्टर है जो बात करता है प्रियम्बल या प्रिलिमिनरी। इसमें वही है शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, ठीक है। शोर्ट टाइटल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक्सटेंट कहाँ तक है? होल ऑफ इंडिया एक्सटेंट है। एनफोर्स वही है जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे। डेफिनेशन में फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एग्रीव्ड पर्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेक्शन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अंदर से मतलब सेक्शन के अंदर से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, बिल्कुल, यानी कि ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, घुट के पी लो। पूछ क्या रहा है? एग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी विमेन है हु इज़ और हैज़ बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है। who alleges to have been subjected to any act of domestic violence by the respondent, यानी कि रिस्पोंडेंट ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। और रिस्पोंडेंट में कौन आएगा? हु विल बी द रिस्पोंडेंट? क्या वो सिर्फ हस्बैंड होगा या अदर मेल मेंबर भी आ सकते हैं? अब मेल मेंबर का अडल्ट होना ज़रूरी है या नहीं होना, सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, सही है। तो नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड की डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड में अब सीधा बस एक ही है, 18 ईयर्स या उससे कम जो भी है वो सारे चाइल्ड होंगे। अब सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है वो क्या है? एडोप्टेड भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, और फोस्टर चाइल्ड भी हो सकता है, एनी चाइल्ड, सही है। अब आता है कॉम्पनसेशन, इस सेक्शन 22 में पढ़ेंगे, कस्टडी ऑर्डर 21 में पढ़ेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसे याद रखने की। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है? means a report made in prescribed form on receipt of complaint of domestic violence from an aggrieved person। अब ये बनाता कौन है? देखो, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, ठीक है, उसके अलावा मजिस्ट्रेट भी होता है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब या हम अथॉरिटी बोल सकते हैं, और पुलिस ऑफिसर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बहुत सारे अथॉरिटी हैं जिनके पास कंप्लेन की जा सकती है। अब ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? रिपोर्ट तो मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास सीधा कंप्लेन लेके जा रही है वाइफ, तो वो बना रहा है, ठीक है। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अभी हमने बात करी थी यहाँ पे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहनी चाहिए वो वाइफ उस इंसान के साथ जो रिस्पोंडेंट है उसके साथ। अब क्या होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप? मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन हु लिव्स और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि या तो वो रह रहे हैं साथ में या कभी रहे होंगे एक साथ, ठीक है, ये पॉइंट ज़रूरी है याद रखना। लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, एक ही घर में रहे होंगे, वेयर दे आर रिलेटेड बाय कंसेंगुइनिटी मैरिज
और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ये कह रहे थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, यानी कि जो लिव इन पार्टनर होते हैं हमारे, ठीक है, और एडॉप्शन आर द फैमिली मेम्बर लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ द सेम मीनिंग, सेक्शन 3 में अभी पढ़ेंगे। डाउरी का मतलब क्या होता है, वही होता है जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दे रखा है, सेम। अब आते हैं मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट जो होंगे हमारे वो होंगे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, और किस एरिया के होंगे, वो कह रहे हैं उस एरिया के जहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो टेम्परेरीली या परमानेंटली रिजाइड किया हो जहाँ पे, ठीक है, वो। अब है मेडिकल फैसिलिटी, मीन्स द फैसिलिटी एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी मेडिकल फैसिलिटी फॉर द पर्पस, जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया वही होगा। अब है मॉनिटरी रिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है, रिलीफ है, ठीक है। अब रिलीफ किसको दिया जाएगा, जिसके साथ गलत हुआ होगा, यानी कि जो विक्टिम होगा। यहाँ पे विक्टिम कौन है, जो वो विमेन है, ठीक है। देगा कौन, रिस्पोंडेंट देगा, सही है। चलिए, मीन्स द कॉम्पनसेशन विच द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे टू द एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन को दिया जाएगा एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट टू मीट द एक्सपेंसेस incurred एंड losses suffered बाय द एग्रीड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। तो कॉम्पनसेशन क्या होगा, हु विल डिसाइड, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। कौन सा मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास अभी हमने देखा, ठीक है। देगा कौन, रिस्पोंडेंट देगा, किसे देगा, एग्रीड पर्सन को देगा, कब देगा, एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिस्क्राइब बाय, जहाँ प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिखे, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ठीक है, किसी भी एक्ट में हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर, मीन्स द, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, जो सेक्शन 8 में हमें दिया गया है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब है प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 18 में पढ़ेंगे। रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में डिटेल में पढ़ेंगे। रिस्पोंडेंट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बोला था कि रिस्पोंडेंट और शेयर्ड हाउस, सॉरी ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप, शेयर्ड हाउस होल्ड और अग्रीव्ड पर्सन, ये चारों की डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, सही है, क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सेक्शन भी आपको याद करना है, 2Q है, ठीक है। रिस्पोंडेंट क्यों है तू, तो ऐसे क्यू से याद रखो। मीन्स एनी एडल्ट मेल पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट होम द एग्रीव्ड पर्सन हैज़ सोट एनी रिलीफ अंडर, ये तो ओरिजिनल है, ठीक है, कि कोई भी एडल्ट मेल पर्सन है हु इज़ और हैज़ बीन इन डोमेस्टिक, जो रहा है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में विद द एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट होम द एग्रीव्ड पर्सन हैज़ सोट एनी रिलीफ, जिसके अगेंस्ट रिलीफ मांगा गया है, ये तो ओरिजिनल थी। अब हुआ क्या, कन्फ्यूज़न आ रही थी यार, ये क्या है एडल्ट मेल मेंबर, तो वाइफ सॉरी अगर सास जो है या ससुर है, सॉरी ससुर तो चलो एडल्ट मेल पर्सन में ही आ गए, सास है, ननद है और कोई भी फीमेल है, अगर वो वायलेंस करती है तो क्या उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी, क्या वो इसमें आएंगे नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो इसके लिए केस लो है, उससे पहले एक बार प्रोवाइजो देख लेते हैं, फिर केस लो देखेंगे। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, दैट एन एग्रीव्ड वाइफ और फीमेल कौन होगी, लिविंग इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, हमने बात करी लिव इन की, एंड ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, ये इंपॉर्टेंट है, किसके अगेंस्ट, हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट भी, और द मेल पार्टनर, सही है। तो अब ये बातें तो मेल ही नहीं खा रहे, रिलेटिव में तो फीमेल भी आ सकती है, पर यहाँ तो मेल ही लिखा हुआ है। तो चलो ये देखते हैं इसका केस लो, इग्नोर द राइटिंग। हीरालाल ई हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स 2016 का केस है। क्वेश्चन क्या हुआ था, वेदर द फीमेल कैन बी लाइबल अंडर द डीवी एक्ट, ठीक है, कि वो डीवी एक्ट के अंदर जो है फीमेल्स भी लाइबल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था अडल्ट मेल, मतलब ये जो मेल वर्ड है ना, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, होल्डिंग दैट इट इज़ नॉट फाउंड ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, पढ़ा है सबने कॉन्स्टिट्यूशन में, हैविंग अ रैशनल नेक्सस, कोई रिलेशन ही नहीं है, विद द पर्पस सोट टू बी अटेन, जिस पर्पस के लिए, मतलब क्या है कि हस्बैंड साइड में, सॉरी हस्बैंड साइड में खड़े ऑफ कोर्स, या कोई भी मेल एडल्ट मेंबर है वो साइड में खड़ा है, और महिलाएं जो हैं जैसे सास हो गई है ना, या कोई भी अदर फीमेल रिलेटिव होगी, वो डोमेस्टिक वायलेंस करे तो उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो तो ये वाली बात होगी। तो ये कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया तो है नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है,
Supreme Court also clarified that the women and the non-adult are among the people who can seek redress under the DVA. इसमें ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि विमेन तो है ही हैं, ठीक है, विमेन को तो कंसिडर कर ही रहा है, लेकिन जो नॉन एडल्ट है मतलब जो बच्चे हैं, आर अमंग द पीपल हु कैन सीक रिड्रेस अंडर DVA, तो वो भी रिड्रेस कर सकते हैं. हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ना, विमेन के साथ कौन आएगा, तो बच्चे भी आएंगे. सही है. अब बच्चों में तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ क्लैरिफाई हो रही है. केस लो इम्पोर्टेंट है. हीरा लाल पी हरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एंड अदर्स 2016. चलो ये केस लो तो हमने कर लिया. इसके बाद ये जो इन द नेचर ऑफ मैरिज है, इसके ऊपर भी केस लो है, वो भी देख लेते हैं. ये रहा ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. इसमें जो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, इसमें क्या था, जो वाइफ थी, सॉरी वाइफ नहीं थी, वो लिव इन पार्टनर थी, ठीक है, और उनका एक बच्चा भी था, एक सन था, सन ही था शायद, हाँ, तो कंसीडर करो लिव इन पार्टनर है, उनका दोनों का बच्चा भी है. तो उस केस में था, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बेंच ने बोला, द बेंच नोटेड दैट द पिटिशनर इन द केस वुड हैव अ रेमेडी टू सीक मेंटेनेंस वो मांग सकती है अंडर द एक्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज़ नॉट लीगली वेडिड वाइफ, लीगली वेडिड वाइफ नहीं है, ठीक है, एंड दस नॉट ओब्लाइज टू बी मेंटेन अंडर सेक्शन 125 CRPC. 125 CRPC में क्या था, वाइफ आ सकती है सिर्फ, ठीक है. तो इन द नेचर ऑफ मैरिज जो है, अगर वो मेंटेनेंस मांग रही है तो वो कहाँ मांग रही है, यहाँ पे. तो अगर उसके साथ कोई भी वायलेंस होता है तो वो इसमें कवर हो जाएगी. सही है. अब हम बात करते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में. क्या होता है, मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव, ठीक है, एट एनी स्टेज has lived in the domestic relationship either singly or along with the respondent include such a household whether owned or rented, ठीक है, कोई भी हो सकता है, यहाँ rented आएगा, either jointly by the agreed person the respondent or owned or tenanted by either of them in respect of which either the agreed person or the respondent or both jointly and singly have right, title, interest, equity includes such a household which may belong to the joint family of which the respondent is member irrespective of whether the respondent agreed person has right, title, interest in the shared household. तुम्हें बस इतना याद रखना है, ऐसा कोई भी हाउस होल्ड, ठीक है, जो ओन्ड हो या तो उस इंसान का खुद का हो, ठीक है, या टेनेंटेड हो, मतलब हाँ चाहे टेनेंटेड हो, रेंटेड हो, कुछ भी तुम बोल सकते हो. मैंने तब गलत पढ़ लिया था. तो क्या बोल रही थी, हाँ, कि आपको याद क्या रखना है, जहाँ पर एग्रीव्ड और रिस्पोंडेंट आपस में रहे हैं, कोई भी जगह हो सकती है वो. सही है. उनका उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, उसके मेंबर हैं नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है तुम्हें. सही है. शेल्टर होम आगे जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे, बाकी मैं बताऊँगी इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये भी याद करना या समझना. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2 बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस की. अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पूरे एक्ट का यही है. फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस अगर वो हार्म करता है, इंजर करता है, इंडेंजर करता है, क्या, हेल्थ, सेफ्टी, लिम, लाइफ, वेलबींग, वेदर मेंटली और फिजिकली ऑफ द, अब यहाँ पे क्या है, मेंटल क्रुएलिटी भी आ गई इसमें. सही है. ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और tends to do so or include causing physical abuse, sexual abuse, verbal abuse, emotional abuse, economic abuse. ये होते क्या है हम आगे देखेंगे अभी. सही है. तो कुछ भी ऐसा करता है, अब ये क्या, ये मैटर ऑफ फैक्ट है. सही है कि एक्चुअली में वो फिजिकल अब्यूज़ है या नहीं, सॉरी फिजिकल तो पता चल जाता है कि वो मेंटल अब्यूज़ है या नहीं, ठीक है, इमोशनल अब्यूज़ है भी या नहीं. जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वाइफ को गाली देकर ही बोल रहे हैं, तो वो अब्यूज़ की कैटेगरी में आ रहा है. सही है. नेक्स्ट है हैरेस करता है, हार्म करता है, इंजर करता है या इंडेंजर करता है एग्रीड पर्सन को विद द व्यू टू कोर्स हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर. अब हमेशा हम वाइफ के पर्सपेक्टिव, मतलब जो विमेन है उसके पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि उससे रिलेटेड अगर किसी और को भी आप परेशान कर रहे हो तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा. टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी, ठीक है, और अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी. नेक्स्ट है हमारा हैज़ द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीव्ड पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन क्लोज ए एंड बी. या सिर्फ थ्रेटन करता है, या तो वो कर ही दे रहा है या फिर थ्रेटन करता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएंगे.
अदरवाइज इंजर्स और कॉज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन, या फिर किसी और तरीके से उसे हार्म कर रहा है तो। अब जो हमने अभी बात करी थी फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, वो क्या होते हैं अब देखते हैं। फिजिकल अब्यूज़ में क्या आएगा, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ फॉर ऑफ सच नेचर एज टू कॉज बॉडीली, बस यहाँ पे याद रखना है कि बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है, पेन हो सकता है, हार्म हो सकता है, डेंजर टू लाइफ, लिम, हेल्थ, इम्पेयर द हेल्थ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, इंक्लूड्स असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल फोर्स, सभी आएंगे इसमें। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज तो आईपीसी और बीएनएस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल अब्यूज़, इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिटेट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वोलेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। बस यहाँ व्हाट इज़ डिग्निटी ऑफ वुमेन इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, इंक्लूड्स इंसल्ट, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग, मैंने बोला था ना जैसे गलत नाम से बुलाना या गालियाँ देके बुलाना, वो सब, एंड इंसल्ट्स और रिडिक्यूल स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग चाइल्ड, और ये तो बहुत चलता है, सही है। नेक्स्ट है रिपीटेड थ्रेट्स टू द कॉज फिजिकल पेन टू द वुमेन इन होम द एग्रीड पर्सन इज इंटरेस्टेड, सही है, अरे इन होम। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक अब्यूज़, इंक्लूड्स क्या, डिप्राइवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, अब ये ध्यान रखना है क्या क्या होता है, एक तो उसे डिप्राइव कर देना, पैसा ही ना देना, ठीक है, या कोई भी इकोनॉमिक हेल्प से उसे डिप्राइव कर देना। नेक्स्ट है एक सेकेंड, ये रहा, डिस्पोज कर देना, कोई भी प्रॉपर्टी जो उसे वो होल्ड कर सकती है या करती है, उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल, वैल्यूएबल, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड एक्सेट्रा, कोई भी चीज़, या स्त्री धन भी आ सकता है उसमें। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस टू रिसोर्सेज, या उसे प्रोहिबिट, मतलब तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या, डिस्पोजल, एक सेकेंड, डिस्पोजल, डिप्राइवेशन और रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन, तीन चीज़ें याद रखनी है बस। अब क्योंकि मैंने कहा था कि मैटर ऑफ फैक्ट होता है, तो हर केस के लिए हर केस में अलग वायलेंस को कंसीडर किया जाता है, मतलब केस के जो फैक्ट्स हैं उसके बेस पे कोर्ट जो है डिसाइड करेगी वेदर देयर इज़ डोमेस्टिक वायलेंस और नॉट, ठीक है। चैप्टर 3 पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा, अब ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर सबसे ज़्यादा, ठीक है, कि हमें पहले देखेंगे कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनकी पावर क्या है, सब देखेंगे। फर्स्ट है हमारा सेक्शन 4 जो बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, मान लो मेरे पड़ोस में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसकी कुछ लग रही हूँ, नहीं लग रही, बस नेबर के अलावा, तो क्या मैं इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, बिल्कुल। ये कह रहे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, सही है, जिसको दिख रहा है, जो हु हैज़ अ रीज़न टू बिलीव, या जिसके सामने से कुछ हो रहा है, तो वो कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। सेकंड, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ना सिविल ना क्रिमिनल, कि उसने गुड फेथ में इन्फॉर्म किया है प्रोटेक्शन ऑफिसर को। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो एग्रीव्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, और फिर उसके राइट्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, क्या क्या, कि उनके पास क्या क्या राइट है। वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एक बार मैं डायरेक्ट बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। या फिर वो उसे बताएंगे कि आपके पास सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस भी अवेलेबल है, अब वो ले सकती हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विस है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा लीगल एड की सर्विस है, वो आप ले सकती हैं। और उसके अलावा शी हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर 498A IPC। अब 498A क्या है, जब हस्बैंड या उसके रिलेटिव जो है क्रुएलिटी करते हैं ऑन द वुमेन, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन बताएंगे। अब ये तो आपको समझ आ गया कि आपके पास सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस अवेलेबल है या प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये क्या करते हैं, एज अ गाइड काम कर रहे हैं, ऐसा सोच के चलो इसे, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन मैं जब आएंगे ना तब करूँगी, बट ऐसे सोच के चलो इसे अभी के लिए कि ये कौन है। जैसे अगर हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो उसमें शेल्टर होम्स आ सकते हैं या मेडिकल फैसिलिटी, मतलब ये सारी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में अपने आप को रजिस्टर कर देती हैं कि भाई हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करेंगे। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, टू हेल्प द वुमेन, जो नीडी वुमेन होती है, जो डोमेस्टिक वायलेंस इसके अगेंस्ट हुआ है, उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा,
अब ये कह रहे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, किस लिए एप्लीकेशन? टू ऑब्टेन अ रिलीफ बाय द वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो हेल्प करेंगे एप्लीकेशन वो करने में। एन ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, अभी हमने बात करी मॉनेटरी रिलीफ में जो कॉम्पनसेशन है भाई वो वाइफ जो अच्छे से रह सके। कस्टडी ऑर्डर और द रेजिडेंस ऑर्डर, की रेजिडेंट ऑर्डर क्या होता है कि भाई विमेन जो है शी हैज़ अ राइट टू लिव इन द शेयर हाउस होल्ड, उसे कोई वहाँ से निकाल नहीं सकता, ठीक है। कॉम्पनसेशन ऑर्डर और मोर देन, मतलब किसी भी टाइप का रिलीफ जो है वो दिलवाने में कौन हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब मेन बात क्या है, ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी, उसके अलावा जहाँ पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी एज इट इज़ करेगा कि अगर वायलेंस हुआ है तो अकॉर्डिंग टू लॉ एक्ट करते हैं ना कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, सिमिलर वे में पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम। शेल्टर होम की ड्यूटी क्या है? अब देखो पहली चीज़ तो क्या है, ये वॉलंटरी है, ठीक है, तो कोई ज़बरदस्ती तो इन पे है नहीं, तो ये काम क्या कर रहे हैं? हेल्प करने का। अब शेल्टर होम क्या है? शेल्टर होम वहाँ है जहाँ पे ऐसी नीडी वुमेन्स को रखा जाता है फॉर टाइम बिंग। इफ़ एन एग्रीव्ड पर्सन और हर ऑन हर बिहाफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है, अगर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम शैल प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड वुमेन इन द शेल्टर होम। सिंपल, उसे रखा जाएगा। अब आगे की थोड़े ईजी हैं। नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, कि अगर जो विमेन है या तो वो एग्रीड पर्सन मतलब जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है या सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस महिला को या ये जो एग्रीड पर्सन है इसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, तो वो देगा, ठीक है। शेल प्रोवाइड, क्योंकि आपने रजिस्टर किया है तो आपको वो काम करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कहाँ? ईच डिस्ट्रिक्ट में। बस दो चीज़ याद रखनी है, कौन करेगा अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कहाँ पे? ईच डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ना जितना पॉसिबल हो सके विमेन ही हो, ठीक है, क्योंकि विमेन जो है मोर सेंसिटिव होगी इन मैटर्स के रिगार्डिंग देन द मेल। सेकेंडली उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन केसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, और उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो जो इसमें एक्ट में प्रोवाइड की गई है, जो प्रिस्क्राइब की गई है वही है। ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी देखो। टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट है टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, ऊपर पढ़ा था ना हमने, टू द मजिस्ट्रेट सबमिट करेंगे। इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अपॉन द रिसीट ऑफ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, फॉरवर्ड करेंगे उस कॉपी को पुलिस ऑफिसर के पास भी, पुलिस जो ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है। और जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको भी एक कॉपी दे दी जाएगी ताकि वो विमेन आए तो दे कैन हेल्प हर। सेकेंड है मेक एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो है वो दी जाएगी। सिंपल है, इसमें क्या बोल रखा है कि अगर विमेन चाहती है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है उसके फेवर में हो तो वो एप्लीकेशन देगी मजिस्ट्रेट के पास, सही है, सॉरी देगा कोई भी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो। तो क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि शी जितना पॉसिबल हो सकता है शी शैल बी ए विमेन, तो इसलिए मैंने गी बोला। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट द एग्रीव्ड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड, ठीक है, अंडर LSA यानी कि अपना जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं वो, एंड मेक अवेलेबल फीस ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच द कंप्लेन इज टू बी मेड। नेक्स्ट है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विस प्रोवाइडर, जो मैंने आपको बताया था सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी एक लिस्ट होगी। प्रोवाइडिंग लीगल एड, जो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, काउंसिल करेंगे, शेल्टर होम देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द लोकल एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सारा काम कौन कर रहा है? हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर। टू मेक अवेलेबल ए सेफ शेल्टर होम, वुमेन को एक सेफ शेल्टर होम जो है वो प्रोवाइड कराए। टू गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन। टू इंश्योर द ऑर्डर ऑफ द मॉनेटरी रिलीफ, कि वुमेन के फेवर में या रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो मॉनेटरी ऑर्डर दिया है बाय द कोर्ट या बाय द मजिस्ट्रेट तो वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं, यानी कि वुमेन को जो मॉनेटरी रिलीफ है वो मिला है या नहीं। इसके अलावा जो भी अदर ड्यूटी है इस केस के रिगार्डिंग, तो वो सारी ड्यूटीज़। अब क्या जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो अंधाधुंध काम कर रहा है, कुछ भी करे जा रहा है? नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब बहुत देर से सर्विस प्रोवाइडर कर रहे थे, अब देखते हैं कौन है। ये क्या है? वॉलंटरीली एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्टर्ड है, और अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा उनका, कंपनी का या रजिस्टर्ड जो एसोसिएशंस हैं, ठीक है, उनका पर्पस क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंटरेस्ट
ऑफ द women by any lawful means, including the providing the legal aid, medical, financial or other assistance, shall register itself with the state government. ये तो रजिस्टर्ड भी अपने आप के लिए है। जैसे एक कंपनी है तो कंपनी कब बनेगी, जब वो रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट में, ये अलग रजिस्ट्रेशन है। अब उन कंपनीज़ को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये बोल के कि हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हेल्प करेंगी जो विमेन इन नीड है उनकी एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी भी कुछ ना कुछ तो पावर होंगी। तो पावर क्या क्या है, सेकंड क्लोज हमारा बात करता है उसी के बारे में। फर्स्ट है रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। मैंने आपको बोला था कि कौन कौन करेगा, तो हमने अभी प्रोटेक्शन ऑफिसर का देख लिया, अब हम करेंगे किसका, शेल्टर होम, सॉरी ये सर्विस प्रोवाइडर्स का। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इफ़ द एग्रीव्ड पर्सन सो डिज़ायर, अगर उस डिज़ायर अग्रीव्ड पर्सन के डिज़ायर हैं, एंड फॉरवर्ड करता है कॉपी किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास। यानी कि इन तीनों में से कोई भी अगर एक जो है रिपोर्ट बनाता है वो सारों के पास भेज देगा, ताकि सबके पास नॉलेज हो इस चीज़ की, या नॉलेज में रहे सबके साथ पास कि ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है गेट द एग्रीव्ड पर्सन मेडिकली एग्जामिन। ठीक है, फॉरवर्ड द कॉपी, विमेन जिसके पास जाएगी वो सारे ये काम करते रहेंगे। एंश्योर करना एग्रीव्ड पर्सन इज़ प्रोवाइडेड शेल्टर इन द शेल्टर होम। अब अगर जो ये सर्विस प्रोवाइडर है कोई भी काम करते हैं विच इज़ इन गुड फेथ, ठीक है, या वो इस तरीके से काम करते हैं, इस इंटेंशन के साथ काम करते हैं कि वो वुमेन जो है या जो एग्रीव्ड पर्सन है उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, या इन अदर वर्ड्स उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। अब सबकी ड्यूटी दे दी, अब गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ देखते हैं। अब तक जो भी अपॉइंटमेंट्स हो रही थी या रजिस्ट्रेशन हो रहा था, सारा कहाँ हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, लेकिन जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है तो गवर्नमेंट की दोनों की ड्यूटी है, स्टेट की भी और सेंटर की भी। शैल टेक ऑल द मेजर्स टू इंश्योर टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर वाइड पब्लिसिटी, यानी कि सबको पता होना चाहिए कि ऐसा एक एक्ट बन गया है, और जो अदर यानी कि जो रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, पॉसिबल रिस्पोंडेंट्स, उसको पता चल जाए कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर दिस एक्ट ओनली, राइट। नेक्स्ट है क्या ड्यूटी है कि उन्हें पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन या अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एटलीस्ट उनके लिए जैसे कैंप लगाए जाते हैं कि भाई इतने दिन की आपकी ट्रेनिंग है, 2 दिन की, 3 दिन की, और उन्हें इस तरीके से सेंसिटाइज किया जाता है इन मैटर्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विद द लॉ। अब सारे अपना अपना काम करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है। वो काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू द वुमेन अंडर दिस लॉ। जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जिस जिस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो सबको प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 4 जो बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ। जैसे हमने अभी बात करी थी ना, जैसे मॉनेटरी रिलीफ, प्रोटेक्शन ऑर्डर एक्सेट्रा, ये सारे। पहला है एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले एप्लीकेशन जाएगी। एप्लीकेशन कौन देगा, या तो एग्रीड पर्सन देगा, या प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हमने बोला था, या कोई भी ऐसा पर्सन जो विमेन के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देगा। प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, जो मजिस्ट्रेट है वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को हमेशा कंसीडर करेगा। कौन प्रिपेयर कर रहा है, हमने देखा था अभी। ठीक है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर और ये सर्विस प्रोवाइडर के बारे में देखा था हमने, वही। द रिलीफ sought for under subsection 1 may include a relief for issuance of an order for the payment of compensation or damages without prejudice to the right of such person to institute, अब ये देख, to institute a suit for compensation or damages for injuries caused by the act of domestic violence committed by the respondent। यानी कि जो ये ऑर्डर है या जो ये रिलीफ क्लेम किया जा रहा है बाय द फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिलीफ मिल गया तो आप कोई सूट ही इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, आप सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब क्या है, जैसे मॉनेटरी रिलीफ है, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, पर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि कॉम्पनसेशन या डैमेजेस उसे दे दिया गया, अब सूट तो फिर भी चल रहा है, लास्ट में कोर्ट की डिक्री आएगी, डिक्री में जो अमाउंट ऑफ मनी है वो सेट ऑफ हो जाएगी उस अमाउंट से जो अब तक पे कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कह रही हूँ कि हर महीने आपको ना 10,000 अपनी वाइफ को देने हैं फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, अब कोर्ट की डिक्री भी आ गई,
डिक्री में भी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो वाइफ को मिल रहा है, या वाइफ विमेन या जो भी एग्रीड पर्सन है उसे मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये सेट ऑफ हो जाएगा जो डिक्री में अमाउंट होगा उसको, उसके रिगार्डिंग, मतलब ये माइनस हो जाएगा उसमें से। अब जो एप्लीकेशन होगी उसमें सारी जो डिटेल्स है वो फुलफिल होनी चाहिए जो जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट पहली हियरिंग की डेट रखेगा वो जनरली 3 दिन के अंदर अंदर, तो ये आपका प्री का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो डेट रखी जाती है। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो कितने टाइम में होगा, 60 डेज़ में, ठीक है। अब है सर्विस ऑफ नोटिस। अब हस्बैंड को पता नहीं या फिर जो भी जो भी रिस्पोंडेंट है उसे नहीं पता, तो उसको नोटिस दिया जाएगा। कौन देगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर देगा। टाइमिंग याद रखना 2 दिन के अंदर अंदर, मतलब दो दिन में उसे दे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब शैल बी द प्रूफ दैट सच नोटिस, जो है डिक्लेरेशन उसने दे दी, मतलब नोटिस जो है रिस्पोंडेंट को सर्व हो गया है। 14 बात करता है काउंसलिंग की। काउंसलिंग किसकी होगी, या मतलब जो एग्रीड पर्सन है उसकी भी हो सकती है, जो रेस्पोंडेंट है उसकी भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, टुगेदर भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्डर है कौन दे सकता है, मैजिस्ट्रेट दे सकता है। मान लो उनकी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। अब काउंसलिंग ये तो नहीं है नहीं कि एक दिन हुई बस चल गया काम, कुछ सिटिंग्स तो देनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि तब तक जो है डेट को, मतलब जो ये नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसको विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, ठीक है। 2 महीने तक आप जो है उसे डिले कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। बस इसमें कुछ नहीं है यार कि जो मजिस्ट्रेट है वो सिक्योर कर सकता है सर्विसेज, किसकी सर्विसेज, ये जो वेलफेयर एसोसिएशंस होती है ना, इनकी सर्विसेज जो है अवेल की जा सकती है। और उसमें जनरली ध्यान दिया जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो विमेन ही हो। प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा कंपलसरी नहीं है, अगर कोई भी पार्टी चाहती है, ईदर पार्टी, ठीक है, ये एग्रीड पर्सन भी हो सकता है या रिस्पोंडेंट भी हो सकता है। अगर कोई पार्टी चाहती है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग हो तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू रिजाइड इन द शेयर हाउस होल्ड, वो सिंपल सी बात है, जो विमेन जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है शी हैज़ द राइट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। शेयर्ड हाउस होल्ड हमने देख लिया। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो एग्रीव्ड पर्सन है उसका राइट तो है, ठीक है, और उसे जो सेकंड बोल रहा है कि जो रिस्पोंडेंट है उसे एविक्ट भी नहीं कर सकता, बट सेव इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो लॉ का प्रोसीजर है उससे वो उसे एविक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। धक्के मार के बाहर निकाल दिया, सामान बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं करेगा। अब हमारा आता है सेक्शन 18 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि विमेन को या जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। अच्छा जी, ये मजिस्ट्रेट कह रहा है कि सेक्शन कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है आफ्टर गिविंग द एग्रीव्ड पर्सन और रिस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों की बातें सुनी जाएंगी, या फिर मतलब प्राइमा फेसाई उसे कोर्ट को लग रहा है या मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस तो हुआ है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा रिस्पोंडेंट को किस किस चीज़ के लिए, कि भाई ना तो तुम डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते, मतलब अगर तुमने एग्रीड पर्सन को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वार्निंग दे दी जैसे। नेक्स्ट एडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट, भाई तुम नहीं कर रहे, तुम किसी और को भी नहीं एड कर सकते हो कि दूसरा करे, ठीक है। ना ही तुम एंटर करोगे प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसका, एग्रीव्ड पर्सन का, और अगर एग्रीव्ड पर्सन चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है तो उसके स्कूल या अदर प्लेसेस में नहीं जाओगे बार बार। अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से एग्रीड पर्सन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, ना ही पर्सनली, ना ही ओरली, ना ही इन रिटर्न, ना ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ना ही टेलीफॉर्म में, किसी भी तरीके से नहीं। नेक्स्ट एलिनेटिंग एनी एसेट ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स, बैंक अकाउंट्स यूज्ड और हेल्ड और enjoyed by both the parties in jointly by the aggrieved person and अब क्या कह रहा है कि जॉइंट अकाउंट्स है तो भी नहीं करोगे, सिंगली बाय रिस्पोंडेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो हमें याद रहेंगे कि जॉइंट है तो भी है, अगर एग्रीव्ड पर्सन का है तो भी नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर रिस्पोंडेंट का भी है तो भी उसकी प्रॉपर्टी को आप एलिनेट नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई अब मेंटेनेंस देना पड़ेगा या वाइफ को या बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा, तो अपना एसेट्स जो हैं कम कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया अपनी मदर को या किसी भी ऐसे रिलेटिव को, ताकि अपनी इनकम कम दिखा सके या अपना प्रॉपर्टी कम दिखाई जा सके, वैसा।
कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट, अदर रिलेटिव हैं या एनी पर्सन जिसमें एग्रीव्ड पर्सन का इंटरेस्ट हो, उन्हें परेशान करना, कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो भी मजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑर्डर में लिखेगा वैसा। क्योंकि हर इंसान का तरीका अलग है, हर चीज़ तो नहीं लिख सकते। तो मान लो विमेन ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ऑर्डर में लिखी जा सकती हैं। देखो मॉनेटरी ऑर्डर हमें पता हो चल गया क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर हमें पता चल गया क्या होता है। अब आता है रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जो वाइफ है या जो एग्रीड पर्सन है उसका रहने का, कि पति घर से निकाल देगा या हमें रखेंगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, वैसा। While disposing on an application under subsection 1 of section 12, the magistrate may, on being satisfied that the domestic violence has taken place, pass a residence order. क्या क्या? Restraining the respondent from disposing or in any other manner disturbing the possession of the aggrieved person from the shared household. जिस shared household में वो रह रहे हैं उससे वो बाहर नहीं निकाल सकता, परेशान नहीं कर सकता, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। Directing the respondent to remove himself from the shared household. कोर्ट को अगर लग रहा है कि ज़्यादा 3-5 कर रहा है तो उसे कहेगी कि भाई तू निकल यहाँ से और कहीं और रहे, विमेन को या बच्चों को परेशान करना बंद कर। लेकिन इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर जो विमेन है, ये जो सेक्शन में जो रिस्पोंडेंट है बी में, अगर वो विमेन है तो उस पर ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन। मान लो ये घर है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये विमेन को दे दिया या जो अग्रीड पर्सन है उसे दे दिया, तो ये जो लोग हैं दे आर नॉट अलाउड टू गो इन दिस पोर्शन ओनली, कि तुम उसे परेशान मत करो, वो तुम्हें परेशान ना करे, ऐसा। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम एलिनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर हाउस होल्ड और इनकम्परिंग द सेम। कल को ये नहीं कह सकता कि भाई ये घर तो हमने बेच दिया, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है, हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिनाउंसिंग हिज राइट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एक्सेप्ट द लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट की लीव के बगैर, कि भाई मैं तो अपना नाम ही कटवा दे रहा हूँ, मेरा कोई इसमें घर में कोई वो नहीं है, तो अगर मेरा नहीं है तो ये वुमेन भी नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ ऑल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर द एग्रीव्ड पर्सन enjoyed by her in the shared household to pay rent for the same in the। मान लो जो ये घर है ये किसका है, रिस्पोंडेंट का है। ये बहुत अच्छा घर है, गार्डन भी है, छत भी इनकी है, मतलब पूरा घर है, फ्लैट वगैरह नहीं है। तो अगर ज़्यादा परेशान कर रहा है जो रिस्पोंडेंट है वो विमेन को, तो यहाँ पर कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि भाई तुम्हारे साथ तुम्हें नहीं रखना, कोई बात नहीं, इसे इसी टाइप का कोई घर लेके दो जिसमें वो तमीज़ से रह सके या विद डिग्निटी वो रह सके। नेक्स्ट है हमारा जो मजिस्ट्रेट है वो अदर कंडीशन भी उस पर इम्पोज कर सकता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी फॉर प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, क्योंकि मे रिक्वायर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो हर बार ही एग्जीक्यूट कराएगा बॉन्ड को, लेकिन जब कोर्ट को दिख रहा है कि हाँ भाई ये बंदा निकम्मा है, करेगा परेशान, तो उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाता है विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ CRPC में वो नहीं है गुड बिहेवियर को मेंटेन करना, उसके लिए बॉन्ड भरवा लिया जाता है ये सब, तो वो सारी कहानी यहाँ भी एप्लीकेबल होगी, सही है। वाइल पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, कोर्ट में ऑल्सो पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू गिव प्रोटेक्शन टू द एग्रीव्ड पर्सन टू असिस्ट हर और पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। यानी कि प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकता है, इम्पोज कर सकता है ऑर्डर रिस्पोंडेंट पे कि जो विमेन है उसका जो रेंट है वो तुम डिस्चार्ज करोगे, पेमेंट तुम करोगे, या कोई भी अदर पेमेंट है हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट है हमारा मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हुज jurisdiction the magistrate has been approached to assist the implementation of protection order। यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे असिस्टेंस की भी बात हो रही है। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द पोजेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, हर स्त्री धन मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है भाई उसे दे दो, ठीक है, ये ऑर्डर भी दिया जा सकता है। अब आता है मॉनिटरी रिलीफ का। मॉनिटरी में देखो सारा पैसे का खेल है, ठीक है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया, वो वाला बात है। मॉनिटरी रिलीफ जो है, जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, जो उसने लॉसेस इनकर करे हैं, या बच्चे के जो मतलब अगर बच्चा एग्रीड पर्सन के साथ रह रहा है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती रहे, ठीक है। बट ये कह रहा है कि सिर्फ बेसिक नीड्स ही नहीं है, ठीक है, और भी चीज़ें जो हैं सारा एक्सपेंस किसे देना पड़ेगा, हस्बैंड को देना पड़ेगा। ये कह रहे क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इयरिंग्स, अरे यार क्या बोल रही हूँ,
लॉस ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस, द लॉस कॉज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन, डैमेज, रिमूवल ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्रीड पर्सन, द मेंटेनेंस फॉर द एग्रीड पर्सन एज वेल एज हर चिल्ड्रन। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसी ज़रूरत है जो वुमेन को चाहिए, हस्बैंड को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडुकेट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दे दिया या यूँ नहीं है बहुत कम दे दिया, ठीक है। आजकल क्या होता है, डीवी का केस लगाया, हमें 5 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए, तो वो रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, मैजिस्ट्रेट शैल हैव द पावर टू ऑर्डर एंड अप्रोप्रिएट लंप सम पेमेंट और मंथली पेमेंट। जो मैजिस्ट्रेट है या तो सीधा ही भाई इतने पैसे दे दो इसे, छुट्टी करो अपनी, या फिर उसे हर महीने इतने पैसे देते रहो, ठीक। कोर्ट की जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एक कॉपी इसकी जो है वो पुलिस स्टेशन पे जाएगी, ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। नेक्स्ट है हमारा रिस्पोंडेंट शैल पे द मॉनिटरी रिलीफ ग्रांटेड टू द एग्रीड पर्सन विद इन अ पीरियड, जितना स्पेसिफाइड पीरियड है उतने में देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, जो गार्निशिंग ऑर्डर हम पढ़ते हैं, क्या डेटर्स का जो जजमेंट डेटर का डेटर होता है भाई ना, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या है, जो मैजिस्ट्रेट है वो या तो एम्प्लॉयर को, अगर गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या तो जो एम्प्लॉयर है उसे डायरेक्ट करेगा कि भाई इसका जितना अमाउंट है उसमें से इतना अमाउंट वाइफ के या बच्चों के उसमें चला जाना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसके अकाउंट में चला जाना चाहिए, बाकी आप इसे देते रहो, ठीक है। और मान लो जो जजमेंट डेटर है उसके भी डेटर है, कोई थर्ड पर्सन है, मान लो जैसे ये जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, रिस्पोंडेंट से किसी ने पैसे लिए थे, किसी पर्सन ए ने, वो रिस्पोंडेंट को वापस करेगा। कोर्ट कहेगा कि तुम रिस्पोंडेंट को नहीं दोगे, सीधा एग्रीव्ड पर्सन के अकाउंट में डाल दोगे, उसे दे दोगे, ठीक है। इसे डायरेक्ट कर सकता है ये। तो कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना ए को भी पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कस्टडी ऑर्डर। कस्टडी ऑर्डर वही है कि बच्चे की कस्टडी जो है टेम्परेरी पहले एग्रीड पर्सन को दे दी जाती है, बाकी तो फाइनल डिग्री में हो ही जाता है, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, if the magistrate is of the opinion that any visit of the respondent may harmful to the interest of the child or children, the magistrate shall refuse to allow such visit भी ख़त्म करवा देगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पनसेशन ऑर्डर। कॉम्पनसेशन ऑर्डर क्या होता है कि बाकी सब तो ठीक है, अगर उसने मेंटली टॉर्चर किया है वाइफ को, या इमोशनली परेशान किया है, या कोई भी ऐसा एक्ट करा है जो विमेन की मेंटल हेल्थ को मतलब हार्म किया है, ऐसे बोल सकते हैं हम, तो उस चीज़ का भी कॉम्पनसेशन जो है रिस्पोंडेंट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पावर टू ग्रांट इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेने कि एक्स पार्टे ऑर्डर दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्स। अब इंटरिम क्या होगा, जब तक कि पूरी एप्लीकेशन जो है वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए तब तक के लिए बोल रहे हैं ये। एनी प्रोसीडिंग बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट द मैजिस्ट्रेट में पास सच इंटरिम ऑर्डर एज ही डीम्ड जस्ट और प्रॉपर if the magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing or has committed an act of domestic violence, उसने किया है ऐसा, that there is a likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant ex parte order on the basis of affidavit in such form as may be prescribed of aggrieved person under 18, 19, 20 to 22। सही है। नेक्स्ट है हमारा कोर्ट टू गिव कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। किस किस को दी जाएगी, पार्टीज को दी जाएगी, उसके अलावा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाएगी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें दी जाएगी, और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर। ये है जब तक कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, वो डिस्चार्ज ना कर दे तब तक ये चलता रहेगा, या अगर कोई चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज आते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर को ऑल्टर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, एज द केस में भी। मान लो वाइफ या फिर जो एग्रीड पर्सन है हस्बैंड से ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा कम कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इस तरीके से चलता रहेगा। रिलीफ इन अदर सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग, ये सेक्शन भी देखो इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, मतलब जो अपन ने अभी पढ़े हैं ना ऑर्डर, ठीक है, कॉम्पनसेटरी ऑर्डर या मॉनिटरी ऑर्डर, तो ये सारे इनकी बात हो रही है। मे बी सोट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि मैंने सूट पहले फाइल कर दिया, कोई सिविल प्रोसीडिंग या फैमिली कोर्ट में प्रोसीडिंग या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग पहले ही मैंने इंस्टीट्यूट कर दी है, ठीक है, और वहाँ पे मुझे ये सारे रिलीफ मिल गए हैं, ठीक है, सारे या एनी वन ऑफ देम मिल गया है, तो क्या होगा कि पहली चीज़ तो है वो क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये कह रहे हैं कि इन एडिशन टू द और अलोंग विद अदर रिलीफ, उनके साथ मतलब
ऐड करके, ये नहीं है कि या तो वो या वो, ऐसा नहीं, इन एडिशन मिलेगा, ठीक है। थर्ड, ये प्री का क्वेश्चन आपका सही है। और नेक्स्ट है, अगर ऐसा कोई रिलीफ उसे मिलता है तो दे शैल बी बाउंड टू इन्फॉर्म द मैजिस्ट्रेट ऑफ ग्रांट ऑफ रिलीफ, कि हमें ये रिलीफ मिल गया है, अदर कोई रिलीफ उन्हें लेना है तो दे कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर दैट ओनली। ऐसा नहीं है कि वो उधर से भी लड्डू खा रहे हैं इधर से भी, ऐसा नहीं होगा। ज्यूरिसडिक्शन जो है हमने देख ही ली है किसकी है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की है, ठीक है, जहाँ पे वो परमानेंटली या टेम्परेरीली रहा होगा, कौन, जो एग्रीड पर्सन है, जहाँ रेस्पोंडेंट रहता है, कैरी ऑन बिजनेस और एम्प्लॉयड है वहाँ, या जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, शैल बी द कॉम्पिटेंट। तो 3 है, कौन कौन से, जहाँ पे एग्रीड पर्सन रहा हो, ठीक है, जहाँ रिस्पोंडेंट रहा हो, या जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, सही है। और ये जो एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, जो JMIC का प्रोसीजर है CRPC में दे रखा है सेम होगा, ठीक है। अब तो BNSS आ गया, वो देखेंगे हम जब पढ़ेंगे ना उसे तब। लेकिन जो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होते, मजिस्ट्रेट जो है अपने तरीके से भी या अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अगर हम अपील की बात करें तो कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। कब जाएगी, विद इन 30 डेज। फ्री का क्वेश्चन है दोनों, किसके पास जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। कब जाएगी, विद इन 30 डेज जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट इज सर्व्ड ऑन द एग्रीव्ड पर्सन। अब ये इंपॉर्टेंट है, कब, जब सर्व कर दिया गया है टू और रिस्पोंडेंट एज द केस में भी, विच एवर इज अ लेटर, बाद में जो होगा। अब बस 7 सेक्शन रह गए, ये भी फटाफट देख लेते हैं क्या है इसमें। चैप्टर जो 5 है वो बात करता है मिसलेनियस पार्ट की, प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड द मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड टू बी पब्लिक सर्वेंट। बस इसमें इतना याद रखना कि वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। 31 कह रहा है कि अगर आप ब्रीच करते हो प्रोटेक्शन ऑर्डर का तो क्या होगा, ये यहाँ से बस इतना याद रखना है कि 1 साल की पनिशमेंट है, विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज़ फाइन है, ठीक है, या बोथ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये जो ब्रीच है ये अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है, तो ये कौन ट्राई करेगा, ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, हु हैज़ पास द ऑर्डर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहे हैं कि वाइल फ्रेमिंग द चार्जेस अंडर सबसेक्शन 1 मैजिस्ट्रेट में ऑल्सो फ्रेम चार्जेस कर सकता है, किस केस के अंडर, 498 IPC के अंडर, ठीक है, ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एज द केस में बी इफ द फैक्ट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर दिस प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कह रहा है कि भाई सुनो, पहली बात तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, ठीक है। सेकंड है कि जो अग्रीव्ड पर्सन ने बोल दिया वही सोल टेस्टिमनी पे आप जो है आगे प्रोसीड करोगे, यानी कि भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, वो वाली सीन है। अब ये कह रहे हैं कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ही अपनी ड्यूटी नहीं करता तो क्या होगा, उसके लिए भी पनिशमेंट सेम है, 1 ईयर की पनिशमेंट और 20,000 रुपीज़ का फाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अगर हम कॉग्निजेंस की बात करें तो ये कह रहा है कि या तो नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं होगी, अनलेस कंप्लेन कौन फाइल करेगा, इज फाइल्ड विद द प्रीवियस एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथोराइज बाय इट इन दैट बिहाफ। या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी बंदा ऑथोराइज कर रखा है वो करेगा, जब तक वो नहीं करता तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी काम गुड फेथ में किया गया है बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर तो वो प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि तुम उसके लिए भी उसे पनिश करो। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्ट जो है इज़ नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी लॉ, यानी कि एडिशन में ही है तो वो तो चलते रहेंगे, उसके साथ साथ ये एक्ट भी प्रोसीड करता रहेगा या इन्फोर्स रहेगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, पूछा भी नहीं जाता। और इस तरीके से जो है आपका ख़त्म हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट देखती हूँ मैं अभी कौन सा हमें लेना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक है जो नहीं आता पढ़ना है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वो उस पर वीडियो बना देंगे, मुझे तो वैसे भी पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।